दुबई की चकाचौंध भरी दुनिया में एक रईस और अकेली अरब मालकिन अपने महलनुमा घर में रहती थी। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जिंदगी में एक खालीपन था जिसे वह भरना चाहती थी। इसलिए उसको एक खास नौकर की तलाश थी, एक हट्टा कट्टा कुंवारा और नौजवान लड़का की। अजहर एक हिंदुस्तानी लड़का था। सऊदी अरब में अपने ड्राइवर दोस्त की मदद से वीज़ा हासिल कर उस मालकिन के घर में पहुंचता है। मालकिन उसे नौकर नहीं बल्कि अपना निजी गार्ड बना लेती है। उसे एक अलग कमरा देती है जो महल के भीतर ही था, मालकिन के कमरे से सटा हुआ था। इसके बाद वह अपनी नज़दीकियों से भरे अंदाज में रात के सन्नाटे में जब मालकिन बारीक नाइटी कपड़े पहनकर अजहर के सामने आती है तो अजहर का मन मचल उठता है। तभी एक दिन अजहर ना चाहते हुए उसके साथ ऐसा ऐसा काम करने लगता है जो सऊदी अरब में ऐसा काम करना अपराध है। आखिर वह उसके साथ क्या करता है, जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। चलिए कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यह सच्ची घटना गुजरात राज्य के सूरत शहर के पास अमरेली गांव की है। यहीं पर अजहर नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह एक सीधा सादा मेहनती और शांत स्वभाव का लड़का था। वह पेशे से कोई खास उसको काम आता नहीं था। यहाँ रहकर के घर में उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा थीं। घर का बड़ा लड़का था, लेकिन उसे कोई काम नहीं आता था और ना ही कोई काम अभी सीखा था। वो लड़का पढ़ा लिखा तो नहीं था, मगर देखने में बड़ा ही स्मार्ट था। गोरा रंग, सधा हुआ शरीर, लंबा कद। कोई भी देखता तो यही कहता कि शहर का कोई पढ़ा लिखा लड़का होगा। उसकी चाल ढाल और शक्ल से कभी ये लग ही नहीं सकता था कि वो अनपढ़ है। मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसीलिए पढ़ लिख नहीं सका। अब हालत ऐसी थी कि उसे दिहाड़ी मजदूरी के सिवा और कोई काम मिलता ही नहीं था, चाहे उसमें कितनी भी समझदारी क्यों ना हो। वो बड़ा परेशान था। उसका एक दोस्त पहले ही दुबई जा चुका था, जो वहाँ ड्राइवरी कर रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा था, यार मुझे भी दुबई किसी ना किसी तरह बुला ले, और वहाँ अगर मैं किसी के घर में मुलाजिम मेहनत मजदूरी का भी काम करूँगा, किसी के घर में माली का भी काम करूँगा। मैंने सुना है कि दुबई में बड़े बड़े घर होते हैं लोगों के, और सुना है वहाँ तो घरों के काम भी मिल जाते हैं। बहुत लोग तो बस साफ सफाई, खाना बनाना या छोटे मोटे काम करके भी महीने के 40,000 रुपये तक कमा लेते हैं। यही सब सोच सोच के उसका दिल और बेचैन हो रहा था। वो अपने दोस्त से बार बार कहता, यार किसी भी तरह करके मुझे दुबई बुला ले, यहाँ तो बस पसीना बहाओ और जेब खाली की खाली रहती है। उसकी ये बातें सुनकर उसके दोस्त के दिमाग में अचानक एक पुरानी बात याद आई। उसे याद आया, दुबई में जो एक बड़ी खातून थी, अमीर घर की मालकिन। एक दिन उसने यूं ही कहा था, तुम्हारे कोई अपना भाई या दोस्त वगैरह अगर हटा कटा और जवान हो और देखने में ठीक ठाक हो तो मुझे बताना, मेरे यहाँ एक लड़के की ज़रूरत है। बड़ा घर है, उसमें कामकाज में मदद करे और वीजा वगैरह मैं खुद ही भेज दूंगी। अब वो बात उसके दिमाग में बैठ कर गई थी। उसने सोचा, अरे ये तो वही मौका है। मेरा अपना दोस्त भी परेशान है, काम की तलाश में है, क्यों ना उसे यही बुला लूं। अब उसने अपने उस ड्राइवर दोस्त से सारी बातें हो गई उसके बाद अजहर को वहां बुला लिया, क्योंकि अजहर जैसा उस औरत को एक मर्द चाहिए था। अजहर वैसा ही था, हटा कट्ठा था, तंदुरुस्त था, नौजवान था, बॉडी बिल्डर था, सब कुछ था उसके अंदर। उसमें कोई खास हुनर नहीं था और ना ही पढ़ा लिखा था। बस यही एक कमी थी उसमें। मेहनती था, सीधा सादा था, मगर अनपढ़ होने की वजह से उसे सही गलत की समझ कम थी। इसलिए कोई भी चालाक आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा सकता था। दो मीठी बातें करता तो वो भरोसा कर लेता था। बस अजहर जब वहां पहुंचता है, मालकिन उसको नीचे से ऊपर देखती है तो वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है और वो कहती है कि मैं यही तो चाहती थी, ऐसा ही मर्द तो मुझे चाहिए था, जो लंबा चौड़ा हो, हट्टा कट्टा हो, जिसकी पर्सनैलिटी हो, जो सूट मूट पहन के मेरे साथ खड़ा हो तो ऐसा लगे कि जैसे ये मेरा बिल्कुल पार्टनर है, जैसे मेरा लाइफ पार्टनर हो। अजहर सोच रहा था कि वह मालकिन अपने साथ उसको रखने के लिए बुलाया है या घर का काम करने के लिए बुलाया है। अब वह एक दो दिन वहां रहता है। वह मालकिन उसको अपनी एक नौकरानी से कहती है कि इसको गेस्ट रूम दिखा दो। वो उसी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में वह मालकिन रहती थी, उसी बिल्डिंग में उसको गेस्ट रूम दिखा दिया जाता है। उस खातून के घर में पहले से ही 4-5 नौकर थे और सबको रहने के लिए अलग अलग छोटा छोटा क्वार्टर दिया गया था। लेकिन मालकिन ने उसके लिए उसने पर्सनल बढ़िया एसी लगा हुआ रूम दिया था। अजहर अंदर से बहुत खुश था। वो सोच रहा था, देखो किस्मत कैसे पलट गई। ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास कोई बड़ा हुनर है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी मालकिन मिल गई जिसने काम भी दिया
और इज्जत भी। 2-4 दिन के बीतने के बाद वो मालकिन उससे कहती है कि तुम्हें पर्सनली मेरे साथ रहना होगा। जब मैं तुम्हें लेकर के अपने साथ जाऊंगी तो मेरे साथ चलना होगा। उसको वह अपने बराबर में बैठाती थी, कार में उसको अपने साथ लेकर के जाती थी। पहले तो उसने 2-4-5 दिन उसको घुमाया फिराया, उसका मन लगाया, और फिर जब असली काम की बारी आती है तो एक रात को वह उसके सामने इतने चुस्त और इतने बारीक कपड़े पहन करके आती है कि वह देख करके उसका मन मचल जाता है। वह देख करके वह अपने नज़रें झुका लेता है, क्योंकि दुबई और सऊदी अरब के बारे में सभी को पता है। अब तो ये बातें आम हो चुकी हैं कि वहाँ अगर कोई लड़का हरामखोरी करते हुए पकड़ा जाए तो दुबई हो या सऊदी अरब हो, वहाँ गर्दन जाती है, वहाँ मौत की सज़ा दी जाती है। ये लगभग अब सभी लोगों को पता है। अजहर को भी पता था। उसने देखा कि यार मालकिन के ऊपर हो सकता है, ये तो बड़े घर की मैडम है और मालकिन है, इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हो सकता है रात को यह इसी तरह के कपड़े पहनती हो, इसलिए नज़र उठाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो उसने नज़रें झुका लीं। वह मालकिन उसके पास आती है और कहती है कि अजहर मेरी तरफ देखो, नज़रें उठाकर बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। अब उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और कहा कि मालकिन, आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। मालकिन ने कहा उससे कि आप बार बार नीचे क्यों देख रहे हो, मुझसे नज़र मिलाओ। कहने लगा कि मालकिन, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपसे नज़र मिला सकूं। प्लीज़ मुझे सोने के लिए जाने दीजिए, मुझे नींद लग रही है। वह कहती है कि आज तो तुम्हें मेरे साथ सोना है, आज तो तुम्हें मेरे पास रहना है। वह बड़ा परेशान होता है कि मालकिन जी, मुझसे आप कुछ भी करा लीजिए, घर का कोई भी काम मैं सफाई करूंगा, झाड़ू पोछा लगा लूंगा, आपके पेड़ पौधों को पानी दूंगा, लेकिन मुझसे ये काम मत कराइए। मैं क्या करूंगा अगर यहाँ मुझे किसी ने देख लिया, आपने शिकायत कर दी, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं तो किसी घर का भी नहीं रहूंगा। उसने उसको बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और बेड की तरफ ले जाते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हें जो बुलाया है, मैंने वह तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए थोड़ी बुलाई हो। तुम तो बड़ी काम की चीज़ हो, तुम तो मेरे रात का मेरा सहारा हो। और फिर वह उसको अपने बेड पर अपने साथ लेटा लेती है। रात भर उनके बीच जो होता है वह कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सब सुबह जब अजहर उठता है तो वह बड़ा फ्रेश था, बड़ा उसका मन खुशी खुशी था। यानी रात उस मालकिन के बीच में और उस लड़के के बीच में बहुत ही मधुर संबंध बने थे। बहरहाल अब वो मालकिन उसको समझाती है कि तुम्हें मैंने जो बुलाया है, ख़ास करके मेरे कारोबार में, और मेरे साथ तुम्हें हर तरह से मैं तुम्हें बराबर का पार्टनर रखूंगी। जब तक तुम 5 साल यहाँ रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की, पैसे की या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी। उसके बाद वह फिर उसे लेकर के जाती है और फिर एक होटल में, उस बिल्डिंग में वह चली जाती है, और फिर अजहर को वहीं छोड़कर वो कहती है कि तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, और फिर अंदर चली गई। अजहर वहीं पर बैठा इंतज़ार करता रहा। 1 घंटा हो गया, फिर 2 घंटे बीत गए। फिर अचानक उसकी मालकिन वापस आई, लेकिन इस बार उसका अंदाज कुछ अलग था। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीना थी, और उसकी सांसें भी कुछ तेज थीं, जैसे बहुत मेहनत भरी काम करके आई हो। कपड़े भी थोड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। अजहर थोड़ा चौंका, लेकिन कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस चुपचाप उसे देखता रहा और सोचता रहा, ये अंदर इतनी देर तक क्या कर रही थी। वह क्या करता, वह उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता था, क्योंकि वह तो एक नौकर था। बहरहाल वह उसके साथ वापस आता है। अब वो उसको एक दिन कहती है कि अजहर, ज़रा अच्छा सा सूट बूट और बढ़िया कपड़े पहनो, मैं तुम्हें कहीं एक पार्टी में ले जाना चाहती हूँ, और वहाँ तुम मेरे साथ रहना। वो उसको एक अच्छा 3 पीस सूट देती है। जब वो 3 पीस सूट को पहनता है तो 3 पीस सूट पहन करके वह किसी बहुत ही करोड़पति और बिजनेसमैन आदमी लग रहा था, और उस औरत के साथ में खड़ा होकर वह बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वह इसी का पति हो। खूबसूरत था, इसका रंग गोरा चिटा था। अब वो उसको लेकर के चल देती है, कहती है कि एक पार्टी में तुम्हें ले जा रही हूँ। वहाँ जब वो पहुंचा तो बस उसने कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, खाली मेरे साथ में रहना है, आगे का काम जैसे भी होगा वह मैं करूँगी। अब वहाँ चला जाता है। वहाँ पर काफ़ी लोग और भी बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ पेपर ओपर पे साइन होते हैं, वो उससे साइन कराती है, अजहर से। उसको इतना तो आता ही था कि वह अपने साइन कर सकता था। उसने हिंदी में अपने साइन किए और फिर वह कागज़ वापस उन लोगों ने ले लिए। उसके बाद में वह फिर उससे कहती है, कार में जाओ, कार में जाकर के बैठो। फिर वह अपने ड्राइवर को भेज देती है। जब वह कार में गया तो ऑलरेडी पहले ही 3 लड़कियां वहां मौजूद थीं।
उस मालकिन ने कहा कि जिस मकान में मैं रोज़ाना जाती हूँ, उसी मकान में इन लड़कियों को लेकर के चलो। अब जैसे जैसे मालकिन कह रही थी, वैसे वैसे अजहर कर रहा था। उन लड़कियों को लेकर के वह उसी जगह पर छोड़ आता है। जब वह लड़कियों को छोड़कर आने लगता है, तो वह लड़कियां कहती हैं कि हमें लगता है कि तुम दुबई के नहीं हो, तुम बाहर के हो। कहने लगा कि हाँ, मैं बाहर का हूँ, इंडिया का हूँ। आपको क्या करना है? आपको मुझे यहाँ छोड़ने के लिए कहा गया है, मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम जानते हो कि हमें हमारी मर्जी के बगैर यहाँ पर लाया गया। वह कहता है कि क्या मतलब कि हमें यहाँ जिस्म फरोशी के लिए लाया गया है, हमें यहाँ धंधा कराने के लिए लाया गया। उसने कहा कि कैसी बातें करती हो, मेरी मालकिन तो बहुत शरीफ औरत है, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने कहा कि वो नहीं ऐसा काम कर रही है, वो काम तुम कर रहे हो। तुम इस काम के मालिक हो, तुम ऑर्गेनाइजर हो, तुम्हें बताया गया है और तुम हमारे यहाँ सौदा करने आए हो। वो बड़ा परेशान होता है कि उसके नाम से वह धंधा किया जा रहा था, वह जिस्म फरोशी का धंधा था। वह औरत जो थी, वह उस धंधे की सरगना थी और वहाँ पर उस बिल्डिंग में जो रोज़ाना वह आया करती थी और अजहर को बाहर छोड़ जाया करती थी, वहाँ वह उन औरतों के साथ में, उन लड़कियों के साथ में वह देखने आती थी कि वह रात को सर्विस उन्होंने सही तरह से दी भी है या नहीं। कभी कभी जब लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता था, तो उन्हें डरा धमका कर काम करवाया जाता था। इस वजह से वो डर जाती थीं, कांपने लगती थीं, पसीने पसीने हो जाती थीं और उनके बाल भी बिखर जाते थे। असली वजह यह थी, और उस दिन उन 3 पाकिस्तानी लड़कियों को लाया गया था दुबई के अंदर। वो तीनों लड़कियां कहती हैं कि तुम भी बाहर के हो, हम भी बाहर की हैं। हमें यहाँ पर काम के लिए वीज़ा पर बुलाया गया था कि हमें घर का काम करना है। हम पाकिस्तान की हैं तीनों, लेकिन यहाँ आकर के पता चला कि हमसे जिस्म फरोशी कराई जाएगी। हमें यहाँ छोड़कर जाया जा रहा है। तुम हमें छोड़ने आए हो, लेकिन रात को हमारे पास कुछ आदमी भेजे जाएंगे दुबई से। वो मोटे और पैसे वाले लोग होंगे जिन्हें ऐश करना पसंद है, और फिर वह हमारी इज्जत के साथ तार तार कर देंगे। वह हमारी इज्जत के साथ खेलेंगे। उसने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि तुम यह बात सही कह रही हो। उसने कहा कि तुम तो इसके सरगना हो, तुम्हारे नाम से तो ये सब कुछ चलाया जा रहा है। अजहर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं भी तुम्हारी तरह एक घरेलू नौकर हूं। आपको नौकर समझता हूं। बस मेरी मालकिन जहां मुझे ले जाती है, मैं वहां चला जाता हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता है। वो लड़कियां कहती हैं, अगर वाकई तुम्हें कुछ नहीं पता है तो तुम बहुत भोले हो, और ये सब कुछ जो चल रहा है तुम्हारे नाम से चल रहा है। फंसोगे तो तुम कभी रेड पड़ेगी तो तुम्हें पूछा जाएगा, और तुम्हारी मालकिन साफ बच कर के निकल जाएगी। उसने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है कि वाकई तुम जिस्म फरोशी के लिए लाई गई हो? उसने कहा कि हाँ, हमें यहाँ आकर पता चला कि हमें अपना जिस्म बेचना है। रात को दुबई के लोगों के साथ, शेखों के साथ, अरबी लोगों के साथ हमें सोना है। तो हमारी रूह कांप गई और हम ये काम करना नहीं चाहते थे। अब अजहर कहता है, अगर ये बात सही है तो फिर अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। लड़की कहती है कि यही एक रास्ता है कि तुम हमें पुलिस के हवाले कर दो, हम पुलिस से सही सही बात बता देंगे, और तुम भी अपने बारे में पुलिस को सही बताना, और फिर हो सकता है कि हमारी जान बच जाए और तुम्हारी भी जान छूट जाए। वरना किसी दिन तुम अगर पकड़े गए और तुम पर यह जुर्म साबित हो गया कि तुम यहाँ दलाली करते हो, जिस्म फरोशी का धंधा करते हो दुबई के अंदर, तो फिर सीधे तुम्हें मौत मिलेगी। इससे पहले कोई और तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी, कोई और सज़ा नहीं, सीधे मौत की सज़ा मिलेगी। उसको भी पता था कि सऊदी अरब हो या दुबई हो, जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले लोगों को, ड्रग्स बेचने वाले लोगों को बलात्कार करके किसी लड़की के मारने वाले को उनको सिर्फ मौत ही दी जाती है। इससे पहले छोटी मोटी सज़ा उनको नहीं दी जाती। अजहर भी कांप जाता है। उन दोनों तीनों लड़कियों को, जो पाकिस्तानी की थी, उनको लेकर के वहां से वह सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब वो जो ड्राइवर था, वो भी मालकिन का बड़ा वफादार था। वो अजहर से कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो? उसने कहा, हटो यार, मैं पुलिस स्टेशन जाकर सारी मालकिन की सच्चाई आज बता दूंगा। वो किसी की नहीं सुनता है। इतने में वो अपनी मालकिन को, जो उसका ड्राइवर था, वो उसको फ़ोन कर देता है, और वह बताता है कि अजहर जो है वो बेईमान हो चुका है, गद्दार हो चुका है, और वह पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है। अब उसकी मालकिन को पता था कि अगर वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया, उसने सारी हकीकत बता दी, उसको ठिकाने का भी पता था, तो वो नहीं बचेगी। इसलिए वह वहां से भागने की कोशिश करती है। अजहर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर हाथ जोड़कर वह कहता है कि सर, मुझे नहीं पता, मैं एक इंडिया का सीधा साधा लड़का हूं, और मैं ना तो पढ़ा लिखा हूं
और ना ही कोई हुनर जानता हूँ। यहाँ पर घर का काम करने के लिए आया था और उस ऐड में जो मुझसे यह धंधा कराया जा रहा है, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। उन तीनों लड़कियों ने भी जब कहा कि हमें भी घरेलू वीज़ा पर यहाँ बुलाया गया था और आज पहली रात थी। हमारी जब ये हमें पहुँचाने गया था उस घर में जहाँ पर रात को हमारे पास अरबी लोग आने थे और जहाँ पर ये दुबई के शेख हमारे पास आते और हमारी इज्जत को वो नोच डालते। लेकिन जैसे ही हमने इससे कहा कि हमें पुलिस स्टेशन ले चलो, तो ये हमें लेकर के पुलिस स्टेशन आ गए। पुलिस भी इन चीज़ों को समझ जाती है कि कोई भी मुजरिम अपने आप को हवाले करने नहीं आता है। ये बेगुनाह है। अब उसने उससे कहा कि तेरी मालकिन का ठिकाना कहाँ है, उसका घर कहाँ है, तो वो उसको लेकर के उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है। मालकिन अपना सामान समेट रही थी, वहां से फरार होने की सोच रही थी। तभी उसको वहां पर दबोच लिया जाता है। दबोचने के बाद मालकिन को फिर टॉर्चर किया जाता है। पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो वह कबूल कर लेती है कि हाँ, इस लड़के को इंडिया से मैंने बुलाया था घर का काम करने के लिए और वह जिस्म फरोशी का कारोबार करती है। इंडिया से लड़कियों को बुलाती है और पाकिस्तान से लड़कियों को बुलाती है। बांग्लादेश से अलग अलग देशों से लड़कियों को बुलाती है और दुबई में जो मालदार लोग और अय्याश लोग होते हैं, रात को वो उन लड़कियों को उनके पास भेज देती थी या फिर उन लोगों को उसी कोठी में भेजा जाता था जिसमें कई फ्लैट बने हुए थे। उन फ्लैटों में लड़कियों को रखा जाता था। फिर वहां दुबई से आए शेख, अरबी और बड़े पैसे वाले लोग आते थे और उनके साथ वो मनमानी करते थे। सारी सच्चाई पुलिस के सामने थी। अजहर को पुलिस ने जो है वो उसको गिरफ्तार कराने के लिए इनाम देती है। पुलिस उसको अजहर को और काफ़ी इनाम देख के फिर उसको घर भेज दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो यहाँ रह कर के तुम्हारी नौकरी का इंतज़ाम करा देंगे और अगर घर जाना चाहते हो अपने बताओ। उसने कहा कि नहीं, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। उसको काफ़ी इनाम देकर जो पुलिस ने उस औरत को पकड़ा था, ये बहुत बड़ा रैकेट था जो जिस्म फरोशी का धंधा करता था। लड़कियों से ज़बरदस्ती यह काम करवाया जाता था। जब पुलिस को इसकी खबर मिली तो उन्होंने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस को इसमें बड़ी कामयाबी भी मिली क्योंकि वह लंबे समय से ऐसे ही गंदे धंधे करने वालों की तलाश में थी और काफ़ी दिनों में जाकर उस औरत की पकड़ हुई थी। इसलिए अब अजहर को बाइज्जत उसके घर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, अजहर ने घर आकर बड़ा शुक्र अदा किया कि वह एक ऐसी जगह से बच कर के आ गया कि जहाँ पर अगर वह पकड़ा जाता और उसके ऊपर इल्ज़ाम अगर साबित हो जाता तो वाकई वह जिस्म फरोश के धंधे में शामिल है, तो आज वह जिंदा वापस नहीं आ पाता। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, न ही किसी गलत कृत्य को बढ़ावा देना है। मेरा मकसद केवल लोगों को जागरूक और शिक्षित करना है ताकि हम सभी मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर ही लो, क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानियाँ रोज़ लेकर आते रहेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नई सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सजग रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।